साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं कि 2014 के पहले नरेंद्र मोदी और इस सरकार ने क्या क्या मुद्दे उठाए थे और इस सरकार बनने के बाद इन्होंने क्या किया। साथ ही 2014 के पहले बहुत सारे ऐसे सवाल थे नीतिगत जिनका भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत से विरोध किया था। जैसे सबसे बड़ा सवाल था एफडीआई के ऊपर। एफडीआई के बारे में बताया था कि एफडीआई से हमारे देश को कैसे बर्बाद होगा, हमारा उद्योग धंधे कैसे बर्बाद होंगे। बहुत सारे उनके वीडियो उनकी साइट पे अवेलेबल हैं। खेती में जो एफडीआई की बात थी उसका बहुत तगड़ा विरोध किया था। खेती के क्षेत्र में देसी विदेशी कंपनियों को लाने का विरोध इनका जो किसान सभा संगठन है और खुद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में विस्तारित विरोध इस बारे में दर्ज किया था। दूसरा जो सबसे बड़ा उनका विरोध था वो जीएसटी के ऊपर था। 10-11% जो जीएसटी लगाने का था मनमोहन सिंह सरकार का, उसका विरोध नरेंद्र मोदी जी ने और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसके भी वीडियो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आधार कार्ड के ऊपर इन्होंने विरोध दर्ज किया था, मनरेगा का विरोध किया था। उसके साथ में जो महंगाई के सवाल पर बहुत बड़ा विरोध हुआ था, जिसमें इन्होंने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, और डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दामों को प्रमुख मुद्दा बनाया था। और इन्होंने घोषणा की थी कि जो वर्तमान में रेट हैं इससे कम रेट पे हम डीजल पेट्रोल देंगे। और उसी तरीके से रसोई गैस का तो वो बाबा रामदेव का वीडियो अभी भी चल रहा है जिसमें कहता है 300-400 में गैस सिलेंडर मिलेगा मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल था जिसमें एक नारा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, जिसके ऊपर इन्होंने घोषणा की थी 2 करोड़ रोजगार हर साल हम युवाओं को उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावा काला धन एक बहुत बड़ा सवाल था। उसके बाद से काला धन को लाने के लिए साथ में लोगों के खाते में 15-15 लाख आएंगे, इस तरीके से मोदी साहब ने खुद अपने भाषणों में इस बात को कहा था कि। उसके अलावा महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा सवाल था और इलेक्शन में इसी भावना से इसी समझ से लोगों ने इनको वोट किया और 2014 में पूर्ण बहुमत से इनका सरकार बना। सरकार बनते ही पूरी तरीके से उल्टी दिशा में चले गए। जिस एफडीआई का विरोध कर रहे थे और ये वहाँ पे 100% एफडीआई लेके आए और उन्होंने एफडीआई को हर सेक्टर में खोल दिया। जीएसटी जो 10-11% जो ला रहे थे मनमोहन सिंह, उसका विरोध किया और 28% तक जीएसटी का व्यवस्था लेकर के आए और 28% टैक्स के साथ जो है जीएसटी को थोपा इन्होंने। हर चीज़ों को खाने पीने से लेकर के हर वस्तु को जीएसटी के दायरे में लेकर के आए। डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा क्योंकि डीजल पेट्रोल जीएसटी में आते ही सस्ता हो जाता। जो आधार कार्ड का विरोध कर रहे थे आज आधार कार्ड को मुख्य दस्तावेज के रूप में स्थापित कर दिया। डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बेतहाशा बढ़ गए। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जो वादा किया था उसके बिल्कुल अगेंस्ट गए, उल्टे गए। बेरोजगारी का जो सवाल था उसमें तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है। जिस तरीके से जो रोजगार थे उन्हीं रोजगारों को ख़त्म कर दिया। बेरोजगारी को घटाना, 2 करोड़ रोजगार की बात की तो वो तो छोड़ दीजिए, जो रोजगार थे उनको भी नष्ट किया। महंगाई का जितने क्षेत्रों में महंगाई का इन्होंने विरोध किया था, बेतहाशा महंगाई 2014 के बाद बढ़ी है। काला धन पर चर्चा खत्म हो गया, काला धन पे बात ही खत्म हो गई, काला धन लाने की चर्चा ही बंद हो गई। ये सरकार पूरी तरीके से काला धन पर चुप हो गई। इनके सरकार में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। कुल मिलाकर के मनमोहन सिंह जिन नीतियों को लागू कर रहे थे उन्हीं नीतियों को नरेंद्र मोदी ने लागू किया, बहुत ही बुरी तरीके से लागू किया। ये आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरीके से 2014 के बाद ही ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई थी। जैसे मैंने बताया कि आर्थिक क्षेत्र में इनका लक्ष्य क्या था, आम जनता को निर्धन करना, आम जनता को कमजोर करना। के बाद प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले श्रम कानूनों पर प्रहार किया, श्रम कानूनों को कमजोर किया। उन्होंने घोषणा की थी कि 44 श्रम कानूनों को खत्म करके हम केवल 4 संहिताएं बनाएंगे। 4 संहिताएं बना दी और जो भी श्रम कानून थे सबको कमजोर कर दिया। नौकरी की सुरक्षा को खत्म कर दिया, स्थायी नौकरी का जो जरूरत था उसको खत्म कर दिया, फिक्स टर्म लेके आ गए। बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ। इन्होंने पूरी तरीके से जो श्रम कानून है, नौजवान पीढ़ी का जो हक अधिकार जो था उसको सबको पूरी तरीके से नष्ट किया। तो ये पहला प्रहार था आम जनता के ऊपर, युवाओं के ऊपर, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। दूसरा, 2 लोगों टारगेट में थे उनके, मुसलमान और ईसाई। इसलिए 2014 के बाद
सबसे ज़्यादा लिंचिंग मुसलमानों के साथ हुई। गाय के नाम पे जो लिंचिंग शुरू हुई उसमें मुसलमानों के ऊपर बेतहाशा हमले किए गए। ये 2014 के बाद एक समय था जिसमें रोजाना कहीं ना कहीं लिंचिंग होती थी। 2014 से 2018 तक 134 मामले दर्ज हुए हैं। जो दर्ज नहीं हुए हैं वो डेटा अलग है, वो बहुत बड़ा संख्या में है। 2015 से 2018 के बीच में 68 लोग मारे गए, 68 लोग मारे गए लिंचिंग में। केवल 2015 में 12 मामले हुए और 12 मामलों में 10 लोगों को लिंचिंग में पीट पीट करके मार डाला 2015 में। एक राजस्थान का एक केस मेरे को याद है, वो बंदे ने लाइव करके एक व्यक्ति की हत्या करी। ऐसे करके ढेरों मामले हैं मुसलमानों पर जो एकदम से हमले हुए थे। जिन्होंने मुसलमानों पर हमले किए, लिंचिंग की, उनका सम्मान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इस पूरी हिंसा के पीछे थे। उनको जेल से छूटने के बाद मालाएं पहनाई जा रही थी। दूसरा वर्ग था ईसाई। ईसाइयों के ऊपर भी निरंतर चर्चों पे हमले हो गए। ईसाइयों पे हमले का एक समय काल था। जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बना था तो मोदी साहब की दोस्ती ट्रम्प के साथ हुई थी। उसके बाद से हमारे देश में ईसाइयों पे हमले कम हो गए थे। तो इस बात को समझना कि राजनीतिक रूप से तय होता है कि कब किस पे हमले करने हैं। अब एक और हमले हुए जो सबसे ज़्यादा थे वो दलितों के ऊपर। वर्ण व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की गई। ये तो विदेशी थे दोनों विचारधारा में, तो इन पर तो हमले होना स्वाभाविक सी बात है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा। मगर वर्ण व्यवस्था के अंदर दलित हैं, जो शूद्र हैं, उनको भी अपनी औकात दिखानी थी। या उन पर हमले किए गए, गाय के नाम पे हमले किए गए, उनकी शादियों में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया गया। तो दलितों पर खास तौर से बड़ी संख्या में पूरे देश में हमले हुए। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होने की संख्या बढ़ी, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होने की संख्या बढ़ी। तो ये एक हमला था दलितों के ऊपर, शूद्रों के ऊपर, ताकि उनको समझ में आ जाए कि अब राम राज्य आ गया है, इसलिए राम राज्य में उनका स्थिति क्या है। और इन हमलों में देखोगे, हमला करने वाले जो लोग थे उनके ऊपर उस ताकत से कार्रवाई नहीं की सरकार ने। इसलिए ये तीनों चीजें इस विचारधारा के साथ कनेक्ट थी जो 2014 से 2019 के बीच में घटित हुई। 2016 में जो है 24 मामले रजिस्टर किए गए, जिसके अंदर 24 मामलों में 8 लोगों की जान गई और 58 लोगों को मार मार करके अधमरा कर दिया। ये सारा गुंडई गोरक्षा के नाम पे हुई। 2017 में 37 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 11 लोगों की मौतें हुई और 152 लोग जख्मी हुए। 2018 में 9 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और 16 लोग जख्मी हुए। और सारे मामलों में मुसलमान भी थे और दलित भी थे। 2019 में फिर चुनाव था। चुनाव आते ही नरेंद्र मोदी ने फिर रोका, और उस समय के बाद आरएसएस ने दलितों के ऊपर जो हमले हो रहे थे उसको रोका। 2018 में एससी एक्ट को लेकर के 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें ग्वालियर में खासतौर से बड़ी हिंसा हुई थी और उस हिंसा में लगभग 7-8 लोग मारे गए थे। बड़ी संख्या में दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, उनको जेलों में ठूंसा गया था। तो ये वो सारी घटनाएं हैं 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो घटित हुई हैं। उसके बाद से कम्युनिस्टों को टारगेट करने के लिए जेएनयू को टारगेट किया। जेएनयू में कन्हैया कुमार टारगेट में आया, और आप कन्हैया कुमार आज बाहर है, कोर्ट जबी से बाहर है, कोई भी सबूत जो है पुख्ता सबूत है ही नहीं। और कन्हैया कुमार को लेकर के जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया, जिस तरीके से वीडियो एडिट करके बना के चलाए गए चैनलों पर, पूरा एक भारी प्रोपेगेंडा सेट किया गया था कम्युनिस्टों को बदनाम करने के लिए। दूसरा, 2018 में भीमा कोरे गांव का कांड हुआ था, उसके अंदर इन्होंने दलितों के साथ में कम्युनिस्टों को टारगेट किया। इसलिए आप देखेंगे कि दलित और कम्युनिस्ट मिला के टारगेट हुए। इसलिए बहुजन आंदोलन के बहुत सारे बड़े नेताओं को टारगेट किया गया, और माओवादी नक्सलियों से संबंध बोल के बहुत सारे जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे और दलितों के कार्य करने वाले लोग थे, उनको ये आरोप लगा करके जेलों में डाला गया। इन दोनों वर्गों के ऊपर, दलितों के ऊपर, कम्युनिस्टों के ऊपर, और 2 कौन से थे, मुसलमानों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से हमले हो गए।
उसके बाद से आपको याद होगा कि एनआरसी आया। एनआरसी आने के बाद एनआरसी का मकसद क्या था? मुसलमान टारगेट में थे। फिर सीएए लेके आए। सीए का मकसद क्या था? मुसलमान टारगेट में थे। मुसलमानों की एनआरसी से वो मुसलमानों को यहाँ की नागरिकता से बाहर करना चाहते थे। जैसा गोलवलकर ने कहा ना कि मुसलमान इस राष्ट्र के हिस्से नहीं हो सकते, वही मुसलमान इस राष्ट्र के नागरिक बन सकते हैं जो हिंदू राष्ट्र की धारा को स्वीकार करें, हिंदू राष्ट्र की परंपरा को स्वीकार करें। तो एनआरसी उसमें एक पहला कदम था जिसमें उन्होंने ये कहा, बांग्लादेशी घुसपैठी के नाम पे जो असम में चला था उसको पूरे देश में लागू करने का एक उन्होंने अभियान चलाया। तो ये दोनों कानून, दोनों धाराएं जो है धर्म को टारगेट लेकर के थी। 370-35 ये दोनों मुसलमानों को केंद्र में लेकर, ये बहुत पुराना मुद्दा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। जब जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था उस परिस्थिति में 370 लगा करके उनको विशेष अधिकार दिए गए थे, तभी से उनका ये मुद्दा था कि इसको हम हटाएंगे और उन्होंने 370-35 को हटाया। उसी तरीके से राम मंदिर का सवाल था करके, वैसे वो कोर्ट की माध्यम से सारी चीज़ें निकली, मगर उसको निकालने में इनका भी रोल है। और आपको याद है कि जो कोर्ट के जो जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो मुख्य न्यायाधीश फैसला देने के बाद जैसे न्यायाधीश से बाहर निकले वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद बन गए। राम मंदिर का जितना भी मुकदमे थे, उन मुकदमों में जो सीबीआई ने जो दस्तावेज दिए थे, जो ऑडियो दिए थे, वीडियो दिए थे, ऐसे बना के दिए कि जज के सामने उनमें सुनाई नहीं दे रहा कि इसमें है क्या। मिला जुला के जज ने सबको बरी कर दिया। तो बहुत योजनाबद्ध तरीके से ये पूरी तरीके से राम मंदिर का आंदोलन और राम मंदिर से जुड़े जो लोग थे उनको, और फिर राम मंदिर को बनाने का रास्ता निकाला। राम मंदिर भी मुसलमानों के ऊपर एक जीत के रूप में स्थापित हुआ, नस्ली चेतना को जगाने के लिए किया गया था। तो आप ये देखेंगे कि पिछले 10 साल के अंदर मुख्य रूप से वो खासतौर से पहले 5 साल के अंदर सारे काम इन्होंने उसी विचारधारा के रूप में किए जो इनकी वैचारिक स्थिति से जो दिशा बनती थी, उसी दिशा में इन्होंने काम किया। दूसरा, इन्होंने धर्मनिरपेक्षता के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ख़त्म किया। सारे जो राजभवन थे उन्होंने उसमें मंदिर बनवा दिए। धर्मनिरपेक्षता का जो धर्म को राजनीति से अलग रखना, धर्म को राजनीति के साथ गल मिल किया, क्योंकि इनको धर्म से राजनीति चलानी है। वो जिस तरीके से संविधान के संघीय ढांचा को इन्होंने कमज़ोर किया, क्योंकि संघीय ढांचा को आरएसएस ख़त्म करना चाहता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है, इस संविधान को बदलना चाहते हैं वो, तो संविधान को इन्होंने कमज़ोर किया। एक देश, एक समाज, एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में जाने के लिए स्थापित की हैं। तो इस दिशा को हमको समझने की ज़रूरत है। अब इस सब के बाद में 2019 का जब चुनाव हुआ, तो 2019 के चुनाव में 2014 के जितने मुद्दे थे वो सारे मुद्दे गायब थे। हमारी देश की जनता ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि देश की जनता का माइंड सेटअप हिंदू मुसलमान के वर्गीकरण में था। हिंदू मुसलमान की घृणा में इतना घृणित था, जो ये वादे किए गए थे उसके बाद वादों में कुछ हुआ नहीं, उसके बारे में किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। और 2019 में जो पुलवामा हुआ, ये पुलवामा अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें आज भी वो सवाल है, क्योंकि सरकार 2019 से नरेंद्र मोदी की सरकार है। 2019 से वो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, किसने पुलवामा हमला किया, कौन उसके पीछे जिम्मेदार था, उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है। कोई नतीजा नहीं निकाल पाई ये सरकार। इससे समझ में आता है कि पुलवामा हमला जो है एक तरीके से कोई ना कोई षड्यंत्र था। उसके बाद से पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की गई। तो ये पुलवामा हमला और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने की समझ ने हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण करके 2019 का चुनाव जीतने में सफल हुए। तो 2019 का चुनाव मुद्दों पर नहीं था, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान आधारित था। क्या हुआ 2019 के बाद फिर एक नया स्वरूप आया। 2019 के बाद से फिर राम मंदिर का फैसला आया। 9 नवंबर 2019 को सरकार बनते ही राम मंदिर का फैसला आया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई। फिर 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया।
22 जनवरी को 2024 को राम मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना की गई। यानी इस चुनाव का जो लक्ष्य था राम मंदिर, और पूरी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का गुणगान करके देश की जनता से वोट मांग रहे हो। तो 2024 का चुनाव जीतने का टूल राम मंदिर बना। ये जो पूरी धारा मैंने आपको समझाई, ये वैचारिक रूप में था। अब आर्थिक पक्ष में क्या किया? मुख्य रूप से आर्थिक पक्ष में इन्होंने श्रम कानूनों को बदला, जो मैंने आपको पहले बता दिया। पूंजीपतियों के लिए सस्ता मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए नौजवान पीढ़ी का वर्तमान और भविष्य को बर्बाद कर दिया। स्थायी नौकरी को खत्म किया। ट्रेनिंग, फिक्स टर्म, आउटसोर्स कर्मचारी, नीम कर्मचारी, थर्ड पार्टी कर्मचारी, दुनिया भर का नया नया ऑप्शन बना करके नौजवान पीढ़ी को गुलामी करने के लिए मजबूर करने का काम किया। अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन किया। दूसरा इन्होंने क्या किया? सबसे बड़ा काम, एफडीआई को खोला। उसके आधार पर हमारे देश के अंदर निजीकरण के नाम पर देसी विदेशी जो कंपनियां थीं, उनको पूरे हमारा देश का जो संपत्ति है उसके ऊपर बड़ी संख्या में कब्जा कराया। हमारे देश के जो पूंजीपति हैं उनका बेतहाशा संपत्ति बढ़ा। अडानी का जो 2014 के पहले 200 के आसपास, 200 से नीचे उसका नंबर था, वो 2019-20 में कोरोना के बाद वो दुनिया के टॉप 3 में आ गया। खरबपति पैदा हो रहे, कितने सारे खरबपति पैदा हो रहे। तो ये दूसरा पक्ष है, देश को लूटने को खोला गया। देसी विदेशी दुनिया की जो कंपनियां हैं उनको देश के संसाधनों को लूटने के लिए खोला गया, और ये नंगे रूप में अभियान चला। और अभी जो फंड मिला है ये हम देख सकते हैं किस तरीके से, कितना बेतहाशा पैसा भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और इनके जितने भी संगठन हैं उनको बड़ा पैसा मिला। इतने सारे ऑफिस बना दिए, बेतहाशा पैसा मिला जिसको चुनाव में इन्होंने इस्तेमाल किया, और साथ में जो विधायक सांसदों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। हर जिले में ऑफिस बनाए गए। दिल्ली का ऑफिस कई हजार करोड़ का है। तो ये सारा जो है बड़ा धन दौलत संपत्ति, ये पक्ष भी ध्यान रखना है। और ये पैसा आम जनता से लूटा गया और पूंजीपतियों ने लूटा, और पूंजीपतियों ने उसका एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके संगठनों को दिया। तो ये लूट जो है बहुत सीधी तौर पर हुई। इस लूट का भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और ये लूट 2014 से जो शुरू हुई थी, 2024 के पहले तक इलेक्टोरल बॉन्ड जो आए हैं उसमें पूरा चीज़ का खुलासा हो गया, कितने तरीके से कितना बड़ा। ये तो छोटा सा है क्योंकि ये कानूनी 2016 में बना था, और उसके बाद से जो पैसा पहले लिया 2014 के पहले, कितना पैसा लिया कोई हिसाब किताब नहीं है। कितना विदेशी कंपनियों से भी चंदा लिया इन्होंने। तो ये सारे तथ्य हैं जिसको हमको ध्यान रखना है कि आर्थिक रूप से देश को लुटवाने का काम किया। देश के संसाधनों पर देसी विदेशी पूंजीपतियों ने कब्जा किया, और देसी विदेशी पूंजीपतियों के लिए काम नरेंद्र मोदी ने किया। इसीलिए ध्यान रखना है कि जो फांसीवाद होता है उसका गठजोड़, गठबंधन पूंजीपतियों के साथ होता है। इसीलिए उसको अति दक्षिणपंथी संगठन कहते हैं। इसलिए इस दिशा को समझना है। एक तरफ देश की जनता को इन्होंने पूरी तरीके से धर्म के नाम पर नस्ली चेतना को पैदा करके, चढ़ा करके, हिंदू मुसलमान करके पूरी तरीके उनके दिमाग से आर्थिक सवालों को भटका दिया, जीवन से जुड़े सवालों को भटका दिया, दुनिया भर के अंधभक्त पैदा कर दिए। और दूसरी तरफ आर्थिक रूप में देसी विदेशी पूंजीपतियों को देश को लूटने का छूट दे दिया। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखना है कि इन्होंने फाइनली किया क्या। इस तरीके से साथियों हम देखते हैं कि 2000 बहुत सारी नोटबंदी में बहुत सारी अराजकता, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ों को बात करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। समझने के लिए इतना काफ़ी है कि इसमें आपको समझ में आ जाएगी कि इनकी दिशा क्या है। और ये भी समझना है कि ये राजनीति के अंदर जो होता है ये योजनाबद्ध तरीके से होता है। आप देखेंगे कि मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं तो निरंतर हो रहे हैं। जब दलितों पर हमले शुरू हुए तो निरंतर हुए। जब दलितों के ऊपर हमले रोकने का बात हुआ, रोके गए तो रुक गए। ईसाइयों पे हमले निरंतर हुए, जब ईसाइयों के हमले रोके गए तो रुक गए। हम इसलिए देखते हैं कि जो ये होता है ये पीछे से साजिश होती है, षड्यंत्र होता है। दंगे जो कहते हैं, दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। और जब दंगे कराए जाते हैं तब दंगे होते हैं।
और जब दंगे नहीं कराए जाते हैं तब दंगे नहीं होते हैं। 2019 के दिल्ली दंगे हुए, उसके पहले जब एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, हर दिन दंगे हो रहे थे, पूरे देश में दंगे हो रहे थे, दंगों की श्रृंखला है पूरी। मगर जब से दंगों को रोका गया तब से दंगे नहीं हुए। इसलिए राजनीति में समझना है कि ये जो सब कुछ घटित होता है उसके पीछे राजनीतिक शक्ति होती है, राजनीतिक ताकत होती है, जो इसका पूरा प्लान करते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। अभी आप देखोगे 2024 के चुनाव में अब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हो रहा, ना पाकिस्तान के साथ कोई विवाद हो रहा, ना कोई एयर स्ट्राइक हो रही, ना कोई आतंकवादी हमला हो रहा, किसी तरीके की कोई टकराव अभी नहीं है, क्योंकि इस बार उन्होंने तय किया हुआ है कि हमको राम मंदिर के नाम से हम चुनाव जीतेंगे। और अभी देख रहे हैं आप कि अगर उनको ये लगा था तो कि हिंदू मुसलमान सही तरीके से नहीं हो पा रहा, तो सीएए का कानून पास किया अभी मार्च के अंदर, ताकि हिंदू मुसलमान का एक वर्गीकरण हो, लोगों को दिखे। तो उनका योजनाबद्ध तरीके से हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण करने के लिए चुनाव के अंदर वो पूरी कोशिश करते हैं, हर चुनाव में हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण करते हैं और उससे वो चुनाव को जीतते हैं। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पॉलिटिक्स है, उनका वैचारिक पॉलिटिक्स है। नस्ली चेतना का काम में उनको हिंदुओं को जगाना है, मुसलमानों को, ईसाइयों को, कम्युनिस्टों के प्रति घृणा पैदा करना है और इस वर्गीकरण करके हिंदुओं के वोट को एक तरफा डलवाना है, ताकि हिंदू संख्या में ज़्यादा हैं और हर बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के सामने आए। ये उनकी पॉलिटिक्स का, राजनीति का हिस्सा है। इसलिए साथियों, इस पूरी पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है और पॉलिटिक्स की दिशा को समझना जरूरी है। उस पॉलिटिक्स को किस दिशा की ओर ले जाना है, ये देश की जनता को तय करना है। और देश की जनता तभी इसको बदलने का या रोकने का काम कर सकती है जब चुनाव होते हैं। आज ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में इस दिशा को यदि जनता रोकना चाहती है, रोक सकती है, मगर इस चुनाव होने के बाद अगले 5 साल तक जनता के हाथ से सारा चीज निकल जाता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, इसलिए हम लोग ये वीडियो बना के डाल रहे हैं, ताकि देश की जनता, आम लोग इस सारे तथ्यों को समझ पाएं और समझ करके एक इस तरीके से चुनाव करें ताकि ये जो पूरी अराजकता है इसको रोका जा सके, जो हमारी देश की लूट है उसको कंट्रोल किया जा सके, नीतिगत परिवर्तन किए जा सके। इसलिए बेतहाशा किसी को बहुमत दे देना ये जनता के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, जनता की बहुत दुर्दशा होती है उसमें। जैसे पिछले 10 सालों में जनता के पक्ष के जितने भी मुद्दे हैं, सारे मुद्दे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए गए। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें कह दी हैं। मुझे उम्मीद है कि दिशा से आपको पकड़ में आएगा। आगे अब मैं अलग अलग मुद्दों का वाइज जो है, अलग अलग क्षेत्र वाइज आपको चर्चा करेंगे कि मोदी साहब ने उन क्षेत्रों में क्या किया है, क्या नीति बनाई है, उसके लिए क्या किया है जनता के लिए, हम विस्तारित चर्चा करेंगे। तो साथ इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे निवेदन ये करते हैं कि सीरीज के सारे वीडियो सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। हमने जो है 6 किताबें पब्लिश की हैं, उनको खरीदें, उनको पढ़ें। पहली किताब का नाम है राजनीति, दूसरी किताब का नाम है राज करने की नीति, तीसरी किताब का नाम है विचारधारा, चौथी किताब का नाम है संगठन आत्म आलोचनात्मक सिद्धांत, 5वीं किताब का नाम है वैचारिक एकता का आधार, 6वीं किताब का नाम है बहुजन और वामपंथ। 2 किताबें हमारी और जल्दी प्रिंट होकर आने वाली हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन इतिहास और चुनौतियाँ, कृषि और किसान इतिहास और चुनौतियाँ। इसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन पर भी हमारी किताब आएगी। जब तक हमारा जीवन है, लिखना और ये जानकारी देना जारी रहेगा। हम देश की आम जनता को जगाने का काम करेंगे ताकि हमारे देश की प्रगति हो और हमारा देश एक सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो साथियों, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे भी विजिट करें और बहुत सारी जानकारी है उसको सुनें। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।